नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर दिल्ली दंगों के लेकर है। उमर खालिद और शर्जील इमाम ये पिछले 5 साल से भी ज़्यादा के समय से जेल में बंद हैं। उनकी ज़मानत को लेके सुनवाई हो रही थी। इन दोनों ने माँगे सबूत कि वो अंदर क्यों हैं, लेकिन मिली तारीख 3 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। क्या हुआ इस कोर्ट में और ये कब तक 5 साल तक क्यों नहीं इन पे ज़मानत पे फैसला हो पाया? क्योंकि इतने देर जेल में रखना भी एक कानूनी गुनाह ही है। जब इस खबर को मैंने इस तरह से देखा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खलिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा और अन्य की ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। लेकिन कल यानी शुक्रवार को भी इन्हें ज़मानत नहीं मिली। इन लोगों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किए गए हैं। आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ऐसा 19 बार हुआ जब तारीख लगी लेकिन जमानत नहीं मिली। अगली तारीख 3 नवंबर को है। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच के मामले में सुनवाई की। अदालत ने अन्य आरोपियों को मीरा हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान की दलीलों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के लिए मामले को सोमवार तक यानी 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा देकर आरोपियों की जमानत का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि यह अखिल भारतीय साजिश का मामला है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और आरोपी सरकार को गिराना चाहते थे। लाई लॉ के मुताबिक गुलफिशा फातिमा की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि गुलफिशा फातिमा 11 अप्रैल 2020 से यानी 5 साल 5 महीने से अधिक समय से हिरासत में है, लेकिन ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। चार्जशीट दाखिल हुए भी 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक आरोप तय नहीं हुए। गवाहों की संख्या लगभग 800 है, जिसमें ट्रायल में अत्यधिक समय लगेगा। उन्होंने कहा कि 6-7 साल बाद जमानत मिलने का क्या मतलब है? डॉक्टर सिंघवी ने तर्क दिया कि फातिमा ने केवल सीएए का विरोध प्रदर्शन के लिए महिलाओं को संगठित किया था। उन्होंने कहा आरोप यह है कि मैंने यानी गुलफिशा ने धरना स्थल बनाए। किसी भी धरना स्थल पर हिंसा का कोई फोटो, वीडियो या सबूत नहीं है। जब मैंने आयोजन किया, उन्होंने नजीब और जलालुद्दीन खान मामले का हवाला दिया, जहां यूएपीए के सख्त प्रावधान के बावजूद लंबी हिरासत के आधार पर उन्हें जमानत दी गई थी। लाई लॉ के मुताबिक उमर खलीद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि दंगे के समय उमर खलीद दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। खलीद के खिलाफ हिंसा के लिए कोई भौतिक साक्ष्य, हथियार बरामदगी की या फंड जुटाने का कोई आरोप नहीं है। खलीद के खिलाफ एकमात्र कथित कार्रवाई 17 फरवरी को अमरावती में दिए गए एक भाषण है, जिसमें उन्होंने गांधीवाद, अहिंसा के सिद्धांतों का आह्वान किया था, जिसमें किसी भी तरह का भड़काऊ नहीं माना जा सकता। उन्होंने सह आरोपी आसिफ इकबाल, तन्हा देवांगन कालिता और नाताशा नरवला को दी गई जमानत का हवाला दिया, जो दंगे के समय दिल्ली में मौजूद थे, जबकि खलीद नहीं थे। उन्होंने पूछा वे 3 दिल्ली में गए थे। उन्होंने जमानत मिल गई। वो दिल्ली में मौजूद भी नहीं था और उसे जमानत के लिए इनकार कर दिया गया। लाइव लॉ के मुताबिक शर्जील इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे ने भी हिरासत में लंबी अवधि पर अपने दलील पेश की। दवे ने बताया कि शर्जील इमाम दंगों से 1 महीना पहले 25 जनवरी 2020 से ही हिरासत में हैं। उन्होंने सवाल किया, जब वे पहले ही हिरासत में थे, तो उन्हें साजिश के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? उन्होंने तर्क दिया कि इमाम के खिलाफ दिसंबर 2019 के भाषणों को कोट किया जा रहा है, जो दंगे से 2 महीने पहले दिए गए थे। ये भाषण सीएए का विरोध में चक्का जाम के आह्वान के बारे में थे। उन्हें दंगे से जोड़ना गलत है। हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस शालिंदर कौर के बेंच ने इनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दाखिल की गई है। पहले कई आरोपी जमानत पा चुके हैं, जैसे आसिफ इकबाल, तन्हा देवांगना कलिता, नाताशा नरवाल,
सफूरा, जरगर, इशरत, जहां अलग-अलग वजहों से 2021 से 22 के जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 12 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन फाइलें देर से मिलने के कारण स्थगित हुई। 19 सितंबर को जस्टिस मोहन ने खुद इस मामले को अलग कर लिया, क्योंकि वे कपिल सिब्बल के चैम्बर में पूर्व सहयोगी रहे। 22 सितंबर को नोटिस जारी कर सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए तय की गई थी, जो 27 अक्टूबर को टली। 27 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने 2 सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसलिए दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हलफनामा देकर जमानत किए जाने का विरोध दर्शाया। जो न्यायपालिका या तमाम निर्णयों को विश्लेषण करते हैं, उनके अनुसार न्याय व्यवस्था का मजाक है। जहां सैकड़ों गवाहों के कारण मुकदमा सालों चलेगा। हाल ही के बेंगलुरु दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की हिरासत के आधार पर जमानत दी थी, जिसका हवाला दिया गया था। 751 दंगा एफआईआरों में से अधिकांश में कोई साजिश प्रमाण नहीं है, लेकिन यूएपीए का इस्तेमाल विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए हो रहा है। इस मामले में एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान हमारे पूर्व सीजेआई का भी है। एक चैनल पर अपने पॉडकास्ट के समय अ, जब उमर खलीद को 5 साल से बेल क्यों नहीं मिली, इस पर क्या बोले सीजेआई चंद्रचूड़। पूर्व सीजेआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि सीजेआई किसी को भी कोई केस दे देता है। किसी केस में अगर कोई जज रहता है, तो वो उसका ही केस उसको दिया जाता है। लल्लन टॉप के चर्चित शो गेस्ट इन न्यूज रूम, जहां सिंगर एक्टिविस्ट को लेकर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को लोग सुन चुके हैं, वो इस बार धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो पूर्व सीजेआई थे, वो मेहमान थे। उन्होंने अयोध्या फैसले से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए कई बदलाव की बात की। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उमर खलीद के बारे में भी कुछ सवाल किए। इस पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से पूछा कि उमर खलीद को 5 साल से बेल क्यों नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या है। वकील या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के एक अंग हैं। वे सोचते हैं कि हम अपना केस इसी जज के सामने चलाना चाहते हैं, और इसी जज के सामने हम अपना केस चलाना नहीं चाहते। मैं सोचता हूँ ये आज हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए और सिस्टम के लिए बड़ा डेंजर है। यदि हम ये पावर किसी एक व्यक्ति या वकील किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंग को दे दे या पॉलिटिकल पार्टी को दे दे, तो हम ये केस एक खास व्यक्ति के सामने ही रखेंगे या किसी के सामने नहीं रखेंगे। इसमें डेंजर कितना है। आप उमर खलीद की बात कर रहे हैं या शर्जील इमाम की बात कर रहे हैं। कल को इस मामले को लेकर कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो कहेंगे कि अच्छा, मेरा केस है, ये इस जज के सामने ले जाऊँगा। ये केस मेरा है, मैं इस जज के सामने नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि ये जज जो है वो ज़्यादा प्रो लेबर है। मुझे प्रो लेबर जज नहीं चाहिए, मुझे इंडस्ट्री जज चाहिए। इसलिए हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा खतरा है। ये कहना कि केस जस्टिस बेला त्रिवेदी को दिया गया, वो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट में अलॉटमेंट के बारे में रूल्स है, कन्वेंश है। मान लीजिए ओरिजिनल केस जज नंबर 2 और जज नंबर 5 के पास है। जज नंबर 2 रिटायर्ड हो जाते हैं, तब जज नंबर 2 जब रिटायर्ड हो जाता है, तो ये किसी और को दिया जाता है। मान लीजिए जज नंबर 3 को अलॉट किया जाता है, तो जज नंबर 3 और जज नंबर 5 के पास ही रहेगा। तो कल जज सिस्टम में रहता है, तो उसको वो केस दिया जाता है। इस केस के बारे में बात करते हुए पूर्व सीजेआई ने कहा कि इस केस में वो नियम फॉलो किया गया। ऐसे ही केस में मेरी आलोचना की गई थी जब मैं सीजेआई था। मेरे से बोला गया कि ये केस बोपन्ना साहब और इनके पास था। ये बोपन्ना साहब से क्यों हटाया गया? जब उनका कारण यही था, बोपन्ना साहब जब केस सुन रहे थे, तब उनकी सर्जरी हुई थी। मैंने अपने रजिस्ट्री को बताया कि बोपन्ना साहब उपलब्ध नहीं हैं। उनके लिए हम रुकते हैं। जब वो वापस आएँगे तो वो केस उनको दिए जाएँगे। उनकी रजिस्ट्री से, उनके पर्सनल ऑफिस से जब मैसेज आया कि साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए केस किसी और को दिया जाए। पूर्व सीजेआई ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता। सीजेआई किसी को भी केस दे देते हैं। किसी केस में अगर कोई जज रहता है, तो वो केस उसी को दिया जाता है। ये बात मैं मानता हूँ कि चंद्रचूड़ ने सही कही। लेकिन लोग क्यों कहते हैं कि हमें इस जज के सामने केस नहीं चाहिए? कुछ जज है जो इतने सिंसियर होते हैं, जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक जज को पहले छत्तीसगढ़ और उसके बाद उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया गया। क्यों किया गया?
क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती है, मैं यहाँ जज हूँ तो मेरा तबादला कीजिए। कई लोग होते हैं कि खासकर सीजेआई जो वर्तमान में है भूषण गवई, उन्होंने भी कहा था कि ये वर्तमान में जो राहुल गांधी का केस मेरे सामने आया है, मेरे पिताजी कांग्रेस से जुड़े हुए थे इसलिए ये केस मैं यदि आपको ऑब्जेक्शन है तो मैं केस से हट जाऊँगा। अभी-अभी उमर कलित के ही केस में कपिल सिब्बल के चेंबर में उनके अंडर प्रैक्टिस करने वाले एक वकील जब जज बनते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इस केस से अलग करता हूँ। तो जज कोई सुविधा है, क्या ये सुविधा क्लाइंट को नहीं होनी चाहिए? यदि किसी पार्टी स्पोक्समैन किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, साठे मैडम हाई कोर्ट में जज बनती है मुंबई के, तो क्या उसके सामने एंटी बीजेपी के खिलाफ कोई केस चला जाएगा, तो कौन विश्वास रखेगा? कोई यदि जज ये कहता है कि मैं हिंदुत्व में विश्वास करता हूँ, कोई ये जज ये कहता है ओपनली पब्लिक में कि मैं यहाँ बहुसंख्यकवाद के हिसाब से न्याय होना चाहिए और कानून बहुसंख्यक के हिसाब से होना चाहिए। यदि ये बात करता है, तो फिर माइनॉरिटी उस आदमी के सामने कैसा केस लेके जाएगी? यदि जजों को ये अलाउड है कि वो केस से विथड्रॉ हो सकते हैं, तो फिर क्लाइंट भी जज पे क्यों विश्वास रखे? क्या जज ट्रांसपेरेंसी के साथ अपॉइंट होते हैं? क्या जज में भाई-भतीजावाद नहीं होता? क्या चंद्रचूड़ साहब ने नहीं कहा था कि मुझे भगवान को पूछ के मैंने वो निर्णय दिया है अयोध्या वाला? जो नास्तिक है, वो क्यों चंद्रचूड़ के सामने जाएगा? उसे पता है कि ये भगवान को ही पूछ के करता है, तो फिर मेरे केस का मायना क्या है? ऐसे असंख्य सवाल आ जाते हैं और चंद्रचूड़ जी का ये कहना कि हम केस नहीं लगाते, तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को इसको मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तय करते हैं रोस्टर में क्या जाना है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले इसी केस अलॉटमेंट में गड़बड़ी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिस्टम पे आरोप लगाए थे। फिर वो गलत थे या कौन सही था? बेला त्रिवेदी को लेके यदि वकीलों ने सेंड ऑफ तक नहीं दिया, फेयरवेल पार्टी तक नहीं दी, तो बेला त्रिवेदी क्या थी और कैसी आई थी और उसका क्या ये था? कई जजों के निर्णय बताते हैं कि उनका झुकाव किधर है। संघ की शाखा से उठ के आने वाला जज कभी भी कोई भी हिंदुत्व की परिभाषा करने के लिए नहीं रखना चाहिए। जजों की नियुक्ति में ही इतनी गड़बड़ है, तो फिर तो लोग कहेंगे कि मैं इसके खिलाफ नहीं इस जज बेंच पे नहीं जाऊँगा, इस बेंच में नहीं जाऊँगा। बेला त्रिवेदी के सारे केसेस उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बेला त्रिवेदी जज थी या ईडी की वकील थी। ऐसे कई उदाहरण सैकड़ों की तादाद में दिए जा सकते हैं। लेकिन फिर गलती करने के बाद भी उसको जस्टिफाई करना ही तो खासियत है। और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो तो उनको विशेष अधिकार प्राप्त होता है। जब मैं इस केस को देखता हूँ, 5 साल, यदि 10 साल तक ये केस चला जाए और 10 साल तक जेल में रहने के बाद यदि वो निर्दोष साबित हो जाए, तो फिर उस 10 साल का हिसाब क्या न्यायपालिका देगी? सवाल वो है। 13 महीने 13 महीने 100 करोड़ की वसूली के लिए अनिल देशमुख महाराष्ट्र जैसे राज्य के गृह मंत्री जेल में रहे। चार्जशीट सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख की हुई। उस 13 महीने का हिसाब कौन देगा? हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके 5 महीने जेल में रहे, एक क्रिमिनल जैसे। जबकि उस जमीन से कोई लेना-देना ही नहीं जिसके आरोप ईडी ने लगाए थे। उस 5 महीने का हिसाब कौन देगा? यकीनन न्यायपालिका को देना होगा। इसलिए क्या हमारे यहाँ कोर्ट में केसेस चलते या फेसेस चलते? ये अहम सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्च।